स्टूडेंट्स, आज हम इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आगे कंटिन्यू करते हुए जिस बिंदु पर चर्चा करेंगे वो है लाभांश की आय, इनकम फ्रॉम डिविडेंड। देखिए, अदर सोर्सेज में जिस तरीके से हम आय को शामिल कर रहे हैं जो कि प्रथम 4 शीर्षकों में नहीं आती, उसी में एक बहुत महत्वपूर्ण मद है लाभांश की आय। इनकम फ्रॉम डिविडेंड से हम सभी अवगत हैं, हमने कॉरपोरेट अकाउंटिंग में पढ़ा है कंपनीज एक्ट को, तो हम जानते हैं कि डिविडेंड क्या होते हैं। फिर भी सामान्य अर्थ में हम डिविडेंड के बारे में क्या कह सकते हैं कि किसी कंपनी द्वारा अपने अंशधारियों को उसके लाभों में से नकदी में से किए गए वितरण को लाभांश कहा जाता है। तो नॉर्मली अंशधारियों को कंपनी द्वारा जो लाभों में हिस्सा दिया जाता है उसे ही हम लाभांश के नाम से जानते हैं। आयकर अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 22 में लाभांश को केवल यह बताया है कि अंशधारियों को कंपनी से मिलने वाली कौन कौन सी प्राप्तियों को लाभांश में सम्मिलित किया जाता है तथा कौन कौन सी प्राप्तियों को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो यहाँ देखिए, हम सिर्फ इतना समझेंगे कि लाभांश के रूप में यदि करदाता को कंपनी से कोई राशि प्राप्त हुई है तो आयकर अधिनियम में उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है, प्रावधानों में डिविडेंड के लिए उसको कर योग्य या कर मुक्त घोषित करने के लिए कौन कौन से प्रावधान जो है वो निर्धारित किए गए हैं। तो लाभांश पर कर लगाने संबंधी कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लाभांश या अंतिम लाभांश। देखिए, एक तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, हालांकि हम सभी कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, हम सब जानते हैं कि डिविडेंड क्या होता है, टिम डिविडेंड क्या होता है, इंटरिम डिविडेंड क्या होता है। फिर भी मैं यहाँ आपको नटशेल में बताना चाहूँगी। तो लाभांश या अंतिम लाभांश, फाइनल डिविडेंड किसे कहते हैं? तो फाइनल डिविडेंड की घोषणा जो है कंपनी अपनी साधारण सभा में करती है। तय कंपनी की साधारण सभा का वर्षी ऐसे लाभांश की आय का गत वर्ष माना जाता है, जिसमें कंपनी इनको बिना किसी शर्त के चुकाने के क्या करती है, अपने अंशधारी को इसका भुगतान करने के लिए तैयार होती है। अर्थात इनकी घोषणा कर देना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि कंपनी द्वारा इनका भुगतान करने के लिए तत्पर होना भी आवश्यक है। अब आप समझेंगे यहाँ भुगतान की तत्परता से क्या तात्पर्य है। तो भुगतान की तत्परता से यहाँ क्या तात्पर्य है कि कंपनी द्वारा अंशधारियों को लाभांश पत्र भेजना। तो लाभांश पत्र का भेजा जाना मतलब कि लाभ कंपनी जो है अपने अंशधारियों को लाभांश देने की इच्छुक है। तो माने गए लाभांश उस गत वर्ष की आय होते हैं जिसमें इनको कंपनी वितरित करती है, जबकि अंतिम लाभांश या जो फाइनल डिविडेंड होते हैं वो होते हैं जब कंपनी इनकी साधारण सभा में घोषणा करती है एवं अंशधारियों के इसके लाभांश पत्र भेजती है। अगला हमारा आता है अंतरिम लाभांश, इंटरिम डिविडेंड। तो देखो, इंटरिम डिविडेंड क्या है कि इंटरिम डिविडेंड के लिए उससे प्राप्त लाभांश आयकर उस गत वर्ष की आय माने जाते हैं जिसमें कंपनी द्वारा इनकी घोषणा कर दी जाती है और भुगतान भी कंपनी करने के लिए तत्पर होती है। अर्थात मिड टर्म में, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर होता है, जो वित्तीय वर्ष होता है, उसके बीच में यदि कंपनी को लगता है पर्याप्त लाभांश है तो वह अपने अंशधारियों को लाभांश का वितरण कर सकती है। और ऐसी स्थिति में जब वो इनको वितरित करती है तो उसके लिए क्या करती है, इनके लाभांश पत्र भी अंशधारियों को जारी कर देती है। माने गए लाभांश क्या होते हैं? तो माने गए लाभांश वे लाभांश होते हैं जिसमें कंपनी द्वारा इनको वितरित किया जाता है। तो हम तीनों चीज़ों को समझ गए हैं, अंतिम लाभांश, अंतरिम लाभांश और माने गए लाभांश। अब हमारा अगला बिंदु आता है घरेलू कंपनी से प्राप्त लाभांश आयकर अधिनियम की धारा के अंतर्गत इनका क्या प्रावधान है। तो देखिए, घरेलू कंपनी से जो प्राप्त लाभांश होते हैं वो आयकर अधिनियम की धारा 10 की उपधारा 34 के अंतर्गत अंशदारी के लिए कर मुक्त होते हैं। अर्थात कंपनी को ही इन पर लाभांश का भुगतान सरकार को करना होता है। ये जो लाभांश है वो प्राप्तकर्ता की आय में कर योग्य नहीं होते। इनका जब मतलब कंपनी जब इनका भुगतान करेगी तो क्योंकि वो इस पर टीडीएस भी नहीं काटेगी, अंशदारी को पूरा लाभांश मिलेगा
और लाभांश जो अंशधारी को मिल रहा है वो अंशधारी के हाथों में कर योग्य भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसे लाभांश पर जितना भी कर बनता है उसका भुगतान कंपनी द्वारा ही किया जाता है। अगला हमारा आता है कि धारा 2 की उपधारा 22E में माने गए लाभांश आते हैं जिन पर कर नहीं लगाया जाता। यानी कि जो हमारे डीम्ड डिविडेंड होते हैं उन पर टैक्स नहीं लगाया जाता, परंतु अन्य लाभांश अर्थात 10 लाख रुपए से अधिक की लाभांश की जो आय होती है, तो ऐसे करदाताओं को अधिक राशि पर धारा 115 BBDA के तहत 10% की दर से कर का भुगतान करना होता है। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो धारा 10 की उपधारा 34 है उसमें 10 लाख रुपए तक के लाभांश जो है वो कर मुक्त होते हैं। शेष राशि पर धारा 115 BBDA के अंतर्गत कर लगाया जाता है। इसी तरीके से विदेशी कंपनियों से प्राप्त लाभांश पर कर लगाया जाता है, यानी कि फॉरेन कंपनी से जो डिविडेंड एसएससी को मिलेगा वो टैक्सेबल होगा, वो कर मुक्त नहीं होगा। इसी तरीके से सहकारी समिति से प्राप्त लाभांश भी कर योग्य होते हैं। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं उनसे यदि करदाता को कोई भी डिविडेंड प्राप्त हो रहा है तो वो डिविडेंड भी टैक्सेबल होगा। तो नटशेल में हम क्या समझें कि विदेशी कंपनियों के लाभांश और सहकारी समितियों के लाभांश कर योग्य होते हैं। घरेलू कंपनियों से प्राप्त लाभांश धारा 10 की उपधारा 34 के अंतर्गत पूर्णतया कर मुक्त होते हैं, और जो अन्य लाभांश हैं वो 10 लाख रुपए तक कर मुक्त होते हैं। शेष राशि पर 115 BBDA के तहत कर लगाया जाता है। इसी तरह से यूटीआई व पारस्परिक कोष की यूनिट से प्राप्त या प्राप्य लाभांश कर मुक्त होते हैं। तो देखो, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और म्यूचुअल फंड की यूनिट से यदि अंशधारी को किसी तरह की लाभांश की कोई आय प्राप्त हुई है तो वह पूर्णतया कर मुक्त होगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट स्कीम, जिसको हम नटशेल में GDR के नाम से जानते हैं, में एक भारतीय कंपनी द्वारा अपने अंशधारियों को विदेशी मुद्रा के बदले नियमित लाभांश धारा 115 ACA में कर योग्य होते हैं। इसको फिर समझ लेते हैं हम। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट योजना में एक भारतीय कंपनी द्वारा अपने अंशधारियों को विदेशी मुद्रा के बदले जो अंश निर्गमित किए गए हैं उन पर जो लाभांश मिलता है वो धारा 115 ACA में कर योग्य होते हैं। साथ ही साथ इन पर जो है 10% की दर से एक जो है रियायती दर से आयकर भी लगाया जाता है, और ऐसे लाभांश भी सामान्यतः धारा 115 O के क्षेत्र में आते हैं तथा अंशधारी कर्मचारी के लिए 10 लाख रुपए की सीमा तक ये क्या होते हैं, कर मुक्त होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने ये देखा कि लाभांश भारतीय इतना मतलब हम इसको नटशेल में अगर जब करेंगे, हम एग्जाम्स में जब से क्वेश्चन हमारे पास आते हैं और हम इनको करना शुरू करेंगे तो आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर ध्यान रखना है। पहला, घरेलू कंपनी से प्राप्त लाभांश यानी कि भारतीय कंपनियों से प्राप्त लाभांश करदाताओं के लिए क्या होंगे, कर मुक्त होंगे, लेकिन विदेशी कंपनी से प्राप्त लाभांश कर योग्य होंगे। सहकारी समिति से प्राप्त लाभांश कर योग्य होंगे। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और म्यूचुअल फंड की यूनिट से प्राप्त अगर किसी तरह के कोई लाभांश है तो वो कर मुक्त होंगे, वो कर योग्य नहीं होंगे। इसी के अलावा जो मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई कि धारा 2 की उपधारा 22E के तहत माने गए लाभांश पर धारा 115 BBDA के तहत कर नहीं लगता। ऐसे लाभांश की संपूर्ण राशि धारा 10 की उपधारा 34 के अंतर्गत पूर्णतया कर मुक्त होती है, परंतु जो शेष लाभांश होंगे वो 10 लाख रुपए तक कर मुक्त होंगे। शेष राशि पर 115 BBDA के तहत कर लगाया जाता है। तो ये लाभांश के कुछ प्रावधान है आयकर अधिनियम में, जो कि हम जब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में डिविडेंड इनकम अगर यदि हमें दी जाती है तो हमें इन सभी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए उन पर कर की गणना करनी है। धन्यवाद।